आपने करना क्या है, सबसे पहले जो अभी आपको मैंने रीजनिंग का सिलेबस वाला पोर्शन बता दिया है ना, देखो रीजनिंग का जो सिलेबस वाला पोर्शन है, इस सिलेबस वाले पोर्शन में से आज हम लोग जो 1 मिनट में ले लेता हूँ, एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि जो बाकी वाले भी देखेंगे ना उनका भी डाउट वगैरह खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर अभी एसएसबी की तरफ से कोई भी ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ कि रीजनिंग वाले पोर्शन का सिलेबस क्या होगा, लेकिन हमें तो पता है सिलेबस क्या है, हम तो जानते हैं सिलेबस तो ऑलरेडी बहुत सारे पढ़े हुए हैं। लेकिन इस बार हम लोग जो रीजनिंग का सिलेबस करेंगे ना, वो हम लोग प्रॉपर एसएससी के सिलेबस को उठाएंगे, क्योंकि एसएससी का एक ऐसी तैयारी है ना, एसएससी वाली एक ऐसी तैयारी है, अगर आपने ये वाली तैयारी कर ली ना तो इसके बाद कोई सिलेबस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वही है ना, ये ट्री है और इस ट्री के नीचे ना जितने मर्जी आके ना, चाहे वो एसएसबी बैठ जाए, जेकेपी बैठ जाए, और क्या और एग्जाम भी होते हैं ना, कुछ जो भी होते हैं, ये सारे आके बैठ जाए, क्योंकि ऊपर ट्री एसएससी ही है, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस इन्हीं का है। पहली बात ये है। दूसरी बात हम लोग ये करने वाले हैं कि ये जो एसएससी का सिलेबस है, हम 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जाम के लिए एक ही साथ करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, आप प्यार से ये बात समझना, एसएससी का एक एग्जाम होता है 10th बेस पे, जिसको जीडी के एग्जाम कहते हैं, आई थिंक 10th होता है कि 12th होता है, मुझे पता नहीं, 10th होता है। उसके बाद एक 12th होता है और एक क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि ये सीजीएल का होता है, सीएचएसएल का होता है, और ये हमारे पास एसएससी जीडी का होता है। लेकिन एसएससी का मतलब ये होता है, सर्विस सिलेक्शन कमीशन का मानना ये है कि आप इनका सिलेबस कंबाइन करो, कंबाइंड सिलेबस। इस सिलेबस के फायदे और नुकसान में दोनों बातें कर लेता हूं तो मिल लगेंगे। एक्चुअल में फायदा ये है कंबाइंड सिलेबस का कि मान लो लेट अस सपोज कि आपका किसी साल आपने इस बार अटेम्प्ट दिया और पहली बार आपका अटेम्प्ट नहीं निकला, अब देखो आपको तो कोई और सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वापस से आपको वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, उसी सिलेबस के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस चेंज होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब वो 10th लेवल का वो पेपर सेट करते हैं ना, तो उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल 12th में क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, और उसके बाद जो आगे वाला जो सिलेबस है ना, आगे 12th में है, उसका भी सिलेबस क्या किया जाता है, थोड़ा सा पैटर्न को क्या किया जाता है, लेवल को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। लेकिन जब हम लोग रीजनिंग को करेंगे तो हम लोग रीजनिंग को कैसे करेंगे, टाइप वाइज करेंगे। जब मैं मैथ्स को भी टाइप वाइज करवा रहा था, उसके पहले बेसिक करवा रहा था, फिर उससे ऊपर करवा रहा था, बिल्कुल यकीन मानो कि जैसे मैथ्स के हम लोगों ने बिल्कुल आसान ट्रिक ढूंढ के लाए, बिल्कुल आसान कांसेप्ट लेके आए, चाहे वो रेशियो मेथड हो गया, जो भी मेथड था, सेम बिल्कुल यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं, बिल्कुल आसान 1 सेकंड में सॉल्यूशन को हम लोग निकालने वाले हैं। अब देखो हम लोग टाइप वाइज करेंगे, पहले बेसिक टाइप रहने वाली है, उसके बाद हमारी थोड़ी सी लेवल जो होगा वो राइज करेगा, थोड़ा लेवल राइज करेगा, उसके बाद में हमारा थोड़ा लेवल क्या करता जाएगा, राइज करता जाएगा। लेकिन 2 से 3 मंथ के अंदर हम लोग रीजनिंग के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपको जब मन करेगा कभी भी आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहना और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब देखो कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सिलेबस में करना क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको सिलेबस की बात करी दी है। एसएसबी का जो सिलेबस है वो सिर्फ 4 कंपोनेंट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। जैसे नंबर 1 में जी लेटर सीरीज के क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, एक लेटर सीरीज होगी। नंबर 2 का उनकी नंबर सीरीज के ऊपर फोकस रहता है। नंबर सीरीज के बाद उनका नंबर 3 पे किसका फोकस रहता है। उसके बाद अभी हमने देखा ना ब्लड रिलेशन के ऊपर उनका फोकस रहता है, और ब्लड रिलेशन के बाद वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, डायरेक्शन सेंस के ऊपर फोकस करते हैं, और डायरेक्शन सेंस के बाद वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के ऊपर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के ऊपर। अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बाद जो वो फोकस करते हैं ना, वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग। अब देखो आपको सिलेबस याद हो गया, ऐसे सबसे अच्छी बात भी यही है, जिस इंसान को सिलेबस याद है ना वो कुछ भी कर जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। कोडिंग और क्या हो गया, डिकोडिंग, कि हमें आइडिया भी होना चाहिए हम करने वाले क्या है। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, सिलोन की, यानी कि सिलोजिज्म की बात करेंगे, वही ट्री व्री। उसके बाद हम लोग 8वें नंबर पे किसकी बात करेंगे, वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम्स के बाद एक इनका ओवर कंपोनेंट होता है जो बड़ा मजेदार है, एनालॉजी, है ना। और इसके बाद और कुछ आगे रह गया है तो हम सिटिंग अरेंजमेंट। एसएसबी बहुत कम पूछती है, एसएससी वैसे पूछती है, लेकिन जो हम लोग ना अभी जेकेपी की बात कर रहे हैं, जेकेपी में जो आने वाला सिलेबस है ना हम उसी की बात कर रहे हैं, यही टच करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर इनका थोड़ा सा दिमाग और खराब हुआ तो कोई मिरर इमेज वगैरह पूछ ले, तो बाकी वैसे पूछने वाले है नहीं है। क्या
क्लॉक क्लॉक नहीं, क्लॉक बहुत ऊपर चला जाता है, क्लॉक के बारे में तो इनको पता भी नहीं है। उसके बाद है इनको एसएससी बताती है कि सिलेबस क्या है, खुद इनको बहुत कम पता होता है। देखो ये वाला जो है ना, इस सिलेबस में से ही मैक्सिमम पेपर देखने को मिलता है। आपको मैं दो बातें बता देता हूँ, आपने करना क्या है, लेकिन ये मेरी बात याद रखना यार, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये बातें आपने करनी ही करनी है। ये हमारा कुछ सिलेबस हो गया जो एसएसबी में पूछा जाता है, ये कंबाइंड सिलेबस है एसएसबी के ओरिएंटेड से। आपने करना क्या है, आज ही घर जाके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो रीजनिंग वाला सेक्शन है ना, वो आप एक बार जरूर देखोगे एसएसबी के। अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, मैं खुद ग्रुप में डाल दूंगा, वो है ना ग्रुप में सारे हो ना, उस ग्रुप में मैं रीजनिंग के डाल दूंगा, आप रीजनिंग के सारे पेपर उठा के देखोगे पेपर में क्या पूछा जाता है। उस रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर से क्या होगा, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, पीवाईक्यू है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें लेटर सीरीज में किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज में किस लेवल का पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन में किस लेवल का पूछा जा रहा है, डायरेक्शन सेंस में कैसा पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो फिर क्या करोगे, आप उतने लेवल तक जाओगे और वो क्वेश्चन आराम से इजीली कैलकुलेट कर लोगे बिना टेंशन के, बिना किसी भी टाइम वेस्ट किए। दूसरी बात ये है कि हमें इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी नहीं बहुत प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं एक बुक बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप वो बुक, एक्चुअली में आपको बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं हर दिन जहां से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो मेरा वादा है कि मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो पूरी शीट होगी, ठीक है, वो शीट में बना के डाल दूंगा, आप वहां पे सेल्फ प्रैक्टिस करके आया करेंगे। फिर अगले दिन हम लोग उसमें से जो डाउट रहे होंगे आपके, वो डाउट हम लोग क्लियर करके फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा एक प्रॉपर स्मूथ वे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हमने इधर से उठा लिया, दूसरा क्वेश्चन हमने टॉप लेवल का उठा लिया, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे ना वो हमारी फीलिंग्स नहीं आएगी, हमें वो नहीं लगेगा कि ये हम सीख लेंगे, नहीं सीख लेंगे, क्योंकि लेवल वाइज जाएगी तो उससे चीजें आसान हो जाएगी। प्रैक्टिस करना है। और तीसरा काम ये करना है कि मैं बहुत सारे बच्चों को बोलूंगा, अगर आपको लगता है ना तो आप कंसेप्ट के नोट्स जरूर बनाइएगा। कंसेप्ट के नोट्स बनाने का ये फायदा होता है कि जब आप कभी रिवाइज करने बैठते हो ना, तो एक बार आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमने तब कैसे किया था, क्योंकि आज की क्लास अगर 10 दिन के बाद आप देखोगे तो आपकी शायद भूली होगी कि उस क्लास में कैसा कंसेप्ट था। तो इसलिए कंसेप्ट का थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा आप उसको ना नोट भी करते रहेंगे। नंबर 4 पे अभी हम क्या करने वाले हैं, नंबर 4 पे हमें याद रखना है कि हमारे रेगुलर क्लासेस होने वाली है, यानी कि कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है आपने। इसके बाद हमारी रीजनिंग की क्लास जो होगी वो रेगुलर रहेगी। तो ये कुछ बातें हैं, 3 से 4 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। अब अगर ये 3 से 4 पॉइंट आप याद रखोगे तो आपको एक बड़े से बड़ा एग्जाम आराम से निकाल दोगे। चाहे आपको किसी भी एग्जाम में बैठा दिया जाए ना, तो आप इजीली अच्छा स्कोर करोगे, 70 80 इसके आसपास बहुत अच्छा स्कोर करोगे। रीजनिंग के लिए मैं सबसे मजेदार ये बात बता देता हूँ, रीजनिंग अपने आप में कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने वाला सब्जेक्ट है। मान लो जैसे एसएससी में आपको पता है 3 पार्ट होते हैं पेपर के, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है, एक पार्ट सी है और एक डी है। पार्ट ए में क्या रहता है सर, सबसे पहले रीजनिंग का पेपर आता है, सबसे पहले रीजनिंग का पेपर आता है। एसएससी सबसे पहले देती है रीजनिंग, पहले ये करके दिखाओ। रीजनिंग के बाद हमारे पास ना मैथ्स वाला पोर्शन होता है, उसके बाद जीएस वाला पोर्शन होता है। जीएस तो आपकी बहुत वाह है, क्योंकि जीएस तो आपको आती भी है, आर्ट्स वार्ट्स वाले ज्यादा हो ना आप, जीएस तो आपको आती भी है और सर ने क्लासेस भी ली है। और नंबर 4 में हमारी आती है इंग्लिश। आपने इसके ऊपर भी बहुत फोकस करना है, क्योंकि याद करना इंग्लिश एसएससी की ठीक ठाक इंग्लिश होती है, इतनी बेकार इंग्लिश नहीं होती है उनकी। तो आपने इस कंपोनेंट के ऊपर भी इसको अवॉइड मत करना। अभी क्लासेस चलने वाली है आपकी, लेकिन इसके ऊपर भी ठीक ठाक मेहनत करना। इसका सबसे मजेदार कंसेप्ट बता दूं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते, क्योंकि न्यूज़पेपर आजकल कोई भी नहीं पढ़ता। डेली न्यूज जहां से भी आपको जो मन करता है इंग्लिश में लिखी हुई स्टोरी होगी ना, आप उसकी आदत डाल लो, आदत डाल। रोज की आप एक स्टोरी पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ कि जिसकी इंग्लिश लगती है कि अच्छी नहीं है, अगर वो रोज की 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी पढ़ेगा ना रोज की, तो उसकी इंग्लिश देखो। अभी आपको एक पैसेज या न्यूज़ में पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे टफ वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरीज होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जब आप डेली रूटीन में पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। ग्रामर सीखने से इंग्लिश अच्छी नहीं होती जितनी कि आर्टिकल्स और रीडिंग करने से होती है। मेरी खुद बहुत बेकार थी, जब से मैं पढ़ने लगता हूँ अब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि हमें समझ आता है ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या होगा। क्योंकि देखो भाई, इंग्लिश का जो पूरा पैरा पढ़ोगे उसमें आर्टिकल्स भी आते हैं, प्रीपोजिशन भी आते हैं, वर्ब का भी इस्तेमाल होता है, उसमें टेंसेस का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि तो ग्रामर है, वो वहाँ पे सेट क्या क्या किया हुआ है अकॉर्डिंग टू रूट, तो हमें सब आइडिया हो जाता है। उसके बाद देखो जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस के लिए आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह है, बहुत अच्छे से पता है, अब हम इसकी बात नहीं करेंगे। मैथ्स वाली भी क्लासेस चल रही है, लेकिन हमारा प्यारा पोर्शन है रीजनिंग वाला। देखो
एक्चुअल में होता क्या है, इसमें भी 25 मिनट होते हैं या फिर 50 मिनट होते हैं, दो तरह के एग्जाम होते हैं। या तो वो मान लो कि 25 मिनट वाली बात कर लेते हैं, मान लेते इसको भी वो 25 मिनट दे देता है, इसको भी 25 मिनट, इसको भी 25 मिनट और इसको भी 25 मिनट। अब आप मुझे बताओ, मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए कुछ बच्चों को तो 25 मिनट नहीं चाहिए, कुछ बच्चों को तो 50 मिनट चाहिए। अब वो 50 मिनट कहाँ से लाएगा? एसएससी को तो नहीं बोलेगा कि जनाब थोड़ा मैथ कमजोर है, दे दो 25 मिनट, बोलेगा नहीं भाई हट यहाँ से, देखो क्यों किया जाए। देखो वो क्या करेगा कि इस रीजनिंग के 25 मिनट उसको नहीं चाहिए, वो बोलेगा सर मेरे को रीजनिंग के 5 मिनट दो। अब ये यहाँ से 5 मिनट में अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर लेगा और कितने टाइम बच गया इसको? 20 मिनट। वो 20 मिनट वो चाहे तो मैथ्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप देखो 25 मिनट मैथ्स वाले और 20 मिनट उसको रीजनिंग से जो बच गए हैं, तो उसको कितने मिनट बच गए? 45 मिनट। अब देखो यहाँ से इंग्लिश में कितने मिनट चाहिए? 25 नहीं चाहिए, कम चाहिए, 15 मिनट मान लो इसके चाहिए, और जीएस के भी मान लो आपको यही 20 मिनट चाहिए। तो यहाँ से भी 5 बच गए, यहाँ से भी 10 बच गए। अब आपके पास 10 मिनट 15 मिनट और हैं, तो यानी कि आपके पास लगभग 1 घंटा बच रहा है। लेकिन बचेगा पता है कब? जब आपकी रीजनिंग की पकड़ होगी, जब इन सब्जेक्ट की पकड़ होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें टाइम जाने वाला वो कौन सा पोर्शन है? रीजनिंग का। दूसरी सबसे मजेदार बात पता क्या है? रीजनिंग की मजेदार ये है कि 100% एक्यूरेसी है ना। देखो हमारी एक आदत होती है, तुक्का मारते हैं इसमें। जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे होते हैं ना, हर ऑप्शन सही लगता है, लगता कि नहीं लगता? जब आप कभी आपने कोई आखिरी पेपर दिया है? नहीं दिया है ना। अब हम बहुत सारे आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह भी लेने वाले हैं। वो आपको जब एक ओमर शीट दी जाती है, जो पेपर दिए जाते हैं ना आपको, आपके आंखों के सामने जो भी 4 ऑप्शन होते हैं, आपको लगता है कि जो ऑप्शन मैंने डी किया ना यही सही है। लेकिन जब थोड़े 2 घंटे बाद आंसर किए आते हैं तो आप कहते हो ओह यार ये कैसे गलत हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए। तो यानी कि जीएस बैठा हुआ बंदा लगभग गेस करता है, इंग्लिश वाला बैठा हुआ बंदा लगभग रूल्स आते तो ठीक है, नहीं कई बार गेस करना पड़ता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है। लेकिन हमारी रीजनिंग पता क्या कहती है? ना तो हमें गेस करो, ना तो हमें तुक्का मारो, भाई हमें निकाल ही दो, आप हमें सॉल्यूशन निकाल के बताओ क्या होने वाला है। तो उसको क्या करना पड़ता है? प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है। और कितने परसेंट एक्यूरेसी होती है इसकी? 100%। जैसे मैथ्स की एक्यूरेसी, इस तरह से रीजनिंग की भी एक्यूरेसी कितनी रहने वाली है? 100%। 100% एक्यूरेसी और 100% करेक्ट। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर हो और आपको रीजनिंग ये बोल के नहीं आए तो दोबारा करके आप, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि रीजनिंग जो अंदर है बाहर भी वही है। जो सही ऑप्शन अंदर निकला है बाहर भी आंसर की पे वही आने वाला है, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो एकदम वही डिसाइड कर जाता है। और याद रख लेना, रीजनिंग ही एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में जो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करता है, बहुत अच्छा रैंक डिसाइड करता है। अगर किसी बच्चे का ये वाला पोर्शन, देखो मैक्सिमम बच्चों को ये वाला पोर्शन आता ही आता है, लेकिन खाली आना नहीं है बल्कि दूसरों से अलग करना है। अगर हमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं तो हमें 20 ही क्वेश्चन करने हैं, खाली 20 नहीं करने बल्कि 5 मिनट में भी करने हैं। तो ये कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। जो आज हमारी बेसिक क्लास है, डिस्कशन है बेसिक, तो उसके बाद हमारा जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखो हम दूसरी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ से एक पेपर उठाने वाला हूँ। आज मैं क्या उठाने वाला हूँ? पेपर उठाने वाला हूँ। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि उस पेपर के अगर क्लास, अब यह है क्लास, अगर उस क्वेश्चन उन क्वेश्चन के में अगर 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाया और आपने, आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी कि रीजनिंग को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। आपने जब वो 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ। सबका देखना यही कॉन्फिडेंस आएगा। एक मिनट के लिए मैं यहाँ से एक कोई एसएससी का पेपर उठा लेता हूँ, फिर हम लोग बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। तो और किसी की कोई डाउट वगैरह है वो मुझे पूछ भी सकता है, क्योंकि आज हमारा डाउट सेशन भी है। किसी को मान लो किसी ने कुछ पूछना है पेपर को लेके या किसी चीज को लेके, कुछ और डाउट किसी का पूछना है, पूछ सकता है वो। देखो मैं यहाँ से ना एक पेपर उठाने वाला हूँ, देखना ध्यान देना। मैं वो वाले क्वेश्चन उठाने वाला नहीं हूँ जो इमेज के आते हैं, ठीक है ना, कि वो इमेज या वाटर इमेज वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाने वाला। मैं बाकी वाले जो क्वेश्चन निकालने वाले हैं वो उठाने वाला हूँ, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले ना इजी क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखना, सबसे पहले एनालॉजी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। कहता क्या है? देखना, आप बोलोगे ना सर क्या है ये, रीजनिंग है क्या? देखो कहता है स्किन को कहता है टच करते हैं, ये उसने बताया, उसके अकॉर्डिंग सोचना है, अपने अकॉर्डिंग मत सोचना। फिर उसने कहा कि नोज का काम क्या होगा? अब आप मुझे बता, नोज का काम खाने का होता है, क्या होता है? स्मेल। देखो आपने क्वेश्चन देखा तो आपको याद आ गया कि अगर स्किन का मतलब होता है टच करना, स्किन का मतलब टच करने का मतलब ये होता है कि जब आपकी स्किन के साथ कोई चीज टच होती है ना तो आपको फील आता है कि हाँ। तो अगर स्किन का मतलब होता है टच करना, तो नोज का मतलब क्या हो गया? स्मेल करना। ये एसएससी का एक क्वेश्चन था, यानी कि 2 नंबर। देखो क्या था, इस तरह, इसी को एनालॉजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। बताओ मुझे इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो
चलो उसके बाद देखना एक चीज और हम लोग उठा लेते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ, नहीं इसको भी नहीं उठा रहे, इसको उठाने वाले हम लोग बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन उठाएंगे ताकि आपका पहला दिन है। ओके ओके जस्ट अ मिनट। देखो जिन बच्चों ने बोला था कि सर वेन डायग्राम, अब हम वेन डायग्राम के ऊपर जरा सी बात कर लेते हैं। देखो वेन डायग्राम में क्या है, देखना उसने ना एक टिकट को ले लिया, उसके बाद आपने एक एरोप्लेन को ले लिया इसने, और एरोप्लेन के बाद उसने किसको ले लिया, रेल को ले लिया। किसको ले लिया, रेल को ले लिया। उसने कहा कि आप ना इन तीनों के रिलेशन बताना, इन तीनों के क्या बताना, रिलेशन बताना। अब उसने रिलेशन में ऑप्शन में क्या दे दिए, लो जी एक रिलेशन ये हो गया। चलो दूसरा रिलेशन उसने क्या कहा कि सर ये वाला रिलेशन बताओ। अब तीसरा रिलेशन उसने क्या कहा कि ये वाला रिलेशन बताओ। और नंबर 4 पे उसने कहा कि भाई साहब अगर तुम्हारा मन उनसे भी नहीं बना तो ये वाला रिलेशन भी बता दो। बताओ जी कौन सा रिलेशन है, कौन सा है, दूसरा है। किसी का डाउट के साथ दूसरा नहीं हो सकता, हम इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं कि दूसरा होगा। बताओ यार, फिर देखना जब मैं बोलूंगा ओह ये तो हमने सोचा ही नहीं। सर बताओ यार, टिकट और एरोप्लेन और रेल, इन तीनों का रिश्ता बताओ। रेल अलग, टिकट और एरोप्लेन एक है। बताओ 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 बताओ, नहीं सब अलग बताएंगे। बताओ पहला है किसी के माइंड में, नो सर बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है किसी के माइंड में, दूसरे में कुछ लोग हैं, कितने परसेंट मान लेते हैं, 50% लोग मान रहे हैं, फोन साइलेंट कर लो। उसके बाद तीसरा अपने तीसरा है ना, एक ही छत के अंदर दो है ना। चलो 4 नंबर पे नो सर ये नहीं हो सकते। मतलब आपके माइंड में ऑप्शन नंबर 4 स्ट्राइक किया और ऑप्शन नंबर 1 स्ट्राइक किया। हमने पूछा था कि इनका रिश्ता बताओ, अब मैं बताता हूँ। देखो जब आप प्लेन पे जाते हो तो तब भी तुम्हें टिकट चाहिए, जब तुम रेल पे जाते हो तब भी टिकट चाहिए। तो अगर देखो भाई ये होगी हमारी टिकट, ये हमारी होगी टिकट, ये होगी हमारी टिकट। अब देखो भाई उसने क्वेश्चन क्या कहा, सिलेक्ट द वेन डायग्राम रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, इन क्लासेस का रिलेशन बताओ। देखो ये आपकी है टिकट, ये आपकी क्या है टिकट। मैं वो वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जो आपने दिए है। देखो किसी बच्चे ने कहा था सर रेल का इनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तो देखो ना टिकट का रिश्ता भी रेल के साथ है, लेकिन प्लेन का रिश्ता भी टिकट के साथ है। बिल्कुल मिला के रिश्ता तो है, लेकिन इस ऑप्शन में तो कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कभी जिंदगी में हो भी नहीं सकता है ना। ये रिश्ते के बिना ये तो हो नहीं सकता। अच्छा इसके तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि ये तो मेरे कंसेप्ट में आता भी नहीं है, क्योंकि ये असल में पता है कौन सा है, ये बाद में बात करूंगा। ये बहुत सारे इसके बीच में रिलेशन बन रहे हैं, ये टॉप फिगर्स है। अब देखो ये वाली क्या बात हुई, आपने ये वाली ऑप्शन दिया, एक ये वाला ऑप्शन दिया और एक ये वाला ऑप्शन दिया। देखो अब आपने ये कहा, देखो मान लो ये हमारा एरोप्लेन है और ये हमारा क्या है, रेल है। तो आपने कहा कि ये लो टिकट, ये लो टिकट है। तो आप मुझे बताओ, आप टिकट लोगे तो एरोप्लेन में भी बैठ जाओगे, आप टिकट लोगे तो रेल में भी बैठ जाओगे। बंदा मारेगा बोलेगा तेरे पास टिकट एरोप्लेन की है तो तुम रेल में कहाँ आ रहे हो। अरे खुद सोचो ना, आपके पास एक टिकट है और वो टिकट लेके आपका मन कर रहा है आज एरोप्लेन पे नहीं बैठना रेल पे बैठना है, तो क्या वो टिकट चलेगी? नहीं सर, नहीं चलेगी। तो कैसे रिश्ता हो गया इनका फिर? अब खुद सोचो कि तुमने टिकट ली, तुमने क्या ली, एक टिकट ली और आपने कहा कि मैंने टिकट मेरे को एरोप्लेन की दे दो, तो आपका दिमाग हो गया खराब कि एरोप्लेन पे तो मन नहीं कर रहा, आज तो हम लोग रेल पे बैठने वाले हैं। तो वही टिकट लेके जब तुम रेल के पास जाओगे तो बोलेगा ले इंडिया के रहने वाले ट्रेन वाली दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। तो क्या इनका कोई रिश्ता है ये वाला? नहीं है सर। आपने ली टिकट, सर आपने क्या ले ली, टिकट, और टिकट ली, हो सकता है ये हमारी टिकट होगी, हो सकता है आपने जो टिकट ली है वो रेल की हो सकता है जो आपने टिकट ली वो प्लेन की हो। देखो यार इसके माइंड में ये बात आई थी, नहीं ना आई? अब समझे, ये है रीजनिंग कि माइंड को ना कैसे घुमाती है। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ना माइंड, देखो आप हर बच्चे का एक अलग थॉट प्रोसेस था, किसी ने इसको सोचा, किसी ने इसको सोचा, लेकिन जो एक्चुअल बात थी वो किसी ने सोची ही नहीं है ना। किसी का कंफ्यूजन है इस चीज को लेके, इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में डाउट है किसी का? नहीं है। मैं क्लियर कर दिया ना एग्जांपल लेके कि जो टिकट लोगे वो उसी की टिकट होगी जिसमें आपने बैठना है, ठीक है।
यहाँ से आप टिकट लेते हो ना कि जम्मू शम्मू जाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जम्मू वाली टिकट आप रास्ते में जाके प्लेन विलेन में बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये वाला रिश्ता जस्टिफाई करना होता है, तो ये वाली भी बात कर लेंगे। चलो जी, उसके बाद हम लोग एक और बात कर लेते हैं। चलो आपकी प्यारी नंबर सीरीज आ गई। बस देखो 8 के बाद हमारे पास क्या है, 8, 15 और 15 के बाद क्या आया 26 के बाद हमारे पास क्या आया 56 और देन क्या आया 75। वो बच्चे जिन्होंने पहले क्लास लिए वो 1 सेकंड में मेरे को निकाल के बताएंगे। जावेद खासकर, जावेद हो गया, आसिम हो गया, 1 सेकंड में निकाल के बताओ। आपने क्लास ली थी रीजनिंग की, बस निकालो 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 निकालो। 39 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है कितना 41, ऑप्शन सी में मेरे पास कितना आ रहा है 35 और ऑप्शन डी में कितना आ रहा है हमारे पास 43। ये 4 ऑप्शन से किसी का कोई एक ऑप्शन 39 वाओ 39 आगे किसी का, आप ये नहीं पता कि राइट है ये रॉन्ग है, आप अपने ऑप्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस ऑप्शन को बिल्कुल मत देखो, अगर आपका आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हो सकता है मैं भी गलत हूं। ये उनका दिया हुआ है, हम चेक करेंगे तो पता चलेगा राइट है या रॉन्ग है। जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी करो बताओ मुझे। मैं निकालता हूँ 39 है सबका। चलो कुछ बच्चों की फर्स्ट क्लास है, देखो नहीं निकल रहा, देखो अभी आप थोड़ी देर बाद बोलोगे सर हम निकाल देंगे, क्योंकि अभी मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन देखने के लिए। अब आपने देख लिया, हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। कभी भी लाइफ में अगर आपको ना जॉय आपने निकाला नहीं शायद, क्या निकाला हाँ जॉय ने भी निकाल दिया। देखो जैसे ये 15 है, समझो आप लोग समझो पहले, ये 15 है ये 26 है, ये बताना क्या है ये 56 है ये 75 है। जिंदगी में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लेटर सीरीज सॉरी नंबर सीरीज देखने को मिलती है तो मैंने बच्चों को एक कॉमन मेथड बताया हुआ डिफरेंस। क्या बताया हुआ है डिफरेंस, कि आपने क्या करना है कि नंबर के बीच का डिफरेंस पता करना है। नंबर के बीच का डिफरेंस का मतलब है कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, इस नंबर और इस नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। आप जरा देखो इन नंबर और इन नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये 15 है और ये 26 है, लगभग कितने का डिफरेंस है 11 का। अब देखो ये वाला डिफरेंस नहीं मुझे पता, एक्चुअल में ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। वैसे वो लास्ट पे डिफरेंस पूछता है, लेकिन उसने बीच में पूछ दिया, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। पीछे 8 भी है, सॉरी 8 भी है, देखो हाँ 8 भी है। 8 और 15 के बीच में कितने का रिश्ता है 7 का। देखो कुछ आइडिया लगा हमें कि देखो ये 7 का है ये 11 का है, इसके बीच में किसने गैप डाल दिया, इसने 4 का डाल दिया। लेकिन यहाँ पे तो मैं 4 का डाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये वाला रिश्ता भी चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 का हुआ फिर इसके बीच का भी 4 वाला होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। देखो इसका तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन इसका पता चल जाएगा। 56 और 75 कितने का डिफरेंस है 19 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 19 का। अब आपके पास 7 आया 11 आया, देखो 7 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 4 का डिफरेंस है। मान लो इसके और इसके बीच में भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए 4 का। देखो ना 7 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है 4 का, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा 4 का। तो 11 और 4 कितने हो गए 11 और 4 कितने हो गए 15। 11 और 4 कितने हो गए 15 हो गए। तो यानी कि यहाँ पे आने वाला नंबर क्या है, अरे ऐसे देखो ना, देखो 7 और 4 क्या हो गए 11, फिर 11 में जो भी हम 4 प्लस करेंगे तो वो यहाँ पे नंबर आना चाहिए ना। अब देखो फिर अगले में देखो, अगर फिर से 4 आना चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे भी मान लो 4 है, तो 15 और 4 क्या है 19 है। अगर फिर से आप 4 बोल रहे हो तो फिर यहाँ पे भी आना चाहिए 4, तो अब 19 और 4 कितना हो गए 23। अरे ये बीच में मिक्स कर दिया मैंने कुछ डिफरेंस, अच्छा ये वाला इसका है, तो ये कितना आ गया 20, 15 और 4 19 हो गया, और ये कितना हो गया 19 4 23। अब देखो और यहाँ पे ये वाला डिफरेंस कितने का अभी आपने बताया था 19, क्या बताया था 19 का। अब आपको मैं पूरी कहानी बताता हूँ, देखना ध्यान से समझना। 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 और 4 कितने होते हैं 15, 15 और 4 कितने होते हैं 19, 19 और 4 कितने होते हैं 23, 23 और 4 क्या 19 होते हैं नहीं होते ना। मैं यही तो आपको बताना चाहता था
कि ये 7 और जो 4 का डिफरेंस है भाई, सबका 4 डिफरेंस नहीं हो सकता। अब मेरे आप कंसेप्ट समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात करना चाहता हूँ कि भाई अगर कुछ बच्चे देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे तो क्या हमारी सीरीज बनी है? अब उनके साथ बिल्कुल नहीं बन रही है। एक्चुअल में देखो क्वेश्चन निकालना मुश्किल नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना मुश्किल होता है। तो इसलिए जब हमें क्वेश्चन की समझ में आने लगेगी ना तो क्वेश्चन निकालना हम 100 मेथड से करेंगे। सर ये बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब आप फिर से वापस आइए, अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन की राइट अप्रोच क्या रहने वाली है। देखो अब देखो क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 75 है। आपके माइंड में 3 बातें होनी चाहिए। नंबर 1 पे क्या होना चाहिए कि अगर इनके बीच का पास का डिफरेंस है, अगर मतलब नंबर पास है, देखो इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे स्लो रेट से, 8 से 15, 15 से 26, तो इसका मतलब हुआ कि देखो सीरीज जो होती है ना वो 3 से 4 5 किस्म की होती है। या तो वो एडिशन की सीरीज होती है, समझना, या तो वो सब्ट्रैक्शन की सीरीज होती है, या तो वो किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की होती है, या तो वो किसकी होती है। अब आपको ना मैं सारी बातें धीरे धीरे करके समझा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। या तो नंबर 4 पे किसकी होती है, डिविजन्स की होती है, या तो नंबर 5 पे हमारे पास क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ भी देखने को मिलते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ भी देखने को मिलते हैं। या तो फिर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, सब्ट्रैक्शन और डिविजन्स एक साथ देखने को मिलते हैं। या फिर याद करो आज से 1000 साल पहले जब मैंने बोला था कि प्राइम नंबर वाली भी होती है, कंपोजिट नंबर वाली भी होती है, उसके बाद फिर मैंने ये बोला था कि क्यूब वाली भी होती है और क्यूबाइड वाली भी, सारी क्यूब के बाद क्यूबाइड याद है, क्यूब और स्क्वायर वाली भी होती है। ये वाले कुछ रूल्स होते हैं सीरीज के, ये वाले कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जिनके बेस के ऊपर नंबर बने होते हैं। अब आप पूछोगे सर ठीक है आपने तो ये बता दिया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज किस रूल की बनी हुई है। देखो अगर क्या देखो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है, देखना आपके माइंड में ना ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि सर अगर नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, क्या नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो याद रख लेना वो नंबर हमेशा ऐड के होते हैं। वो नंबर क्या होते हैं, ऐड के होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए में 12 आएगा, ऑप्शन बी में 10 आएगा, ऑप्शन सी में 14 आएगा, ऑप्शन डी में कितना आएगा, 18 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो 2 4, देखो इनके बीच में सीरीज कितने की इंक्रीज कर रही है, +2, कितना इंक्रीज कर रहा है, +2, कितना है, +2, और यहाँ पे भी कितना इंक्रीज करेगा, +2। तो अब आप मुझे बताओ कि इस तरह का जब छोटे नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी सीरीज कौन सी फॉलो कर रहा है, इंक्रीज वाला। इंक्रीज यानी कि जब कम इंक्रीज होगा तो सीरीज हमारी कौन सी होगी, एडिशन वाली होगी। अगर नंबर घट रहे यानी कि पहले 25 लिखा हुआ, फिर 21 लिख रहा है, फिर वो 17 लिख रहा है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि सीरीज कैसी है, सब्ट्रैक्शंस वाली है। अगर देखो अब थोड़ी भी पहचान करवा रहा हूं, अब आपको आइडिया आ रहा है ना कि प्लस वाली कब देखनी है, माइनस वाली कब देखनी है। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन वाला कैसा होगा, 5 10 10 के बाद 20 20 के बाद 40 40 के बाद 80। अगर मैं पूछ लेता हूँ क्या आएगा, तो आप देखो आपको लगेगा सर ये देखो डबल हो रहा है, 5 का 2 टाइम, 10 का 2 टाइम, इसका क्या 2 टाइम, इसका क्या 2 टाइम, 80 का क्या आएगा 2 टाइम, तो 80 का 2 कितना होगा 160। देखो आइडिया मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर देखो तीसरी सीरीज में बता देता हूँ किसकी, डिवीजन की। डिविजन्स का कैसा होगा, जैसे उसका दिमाग खराब हुआ उसने लिख लिया 1000, अब फिर उसका दिमाग खराब हुआ उसने लिख दिया 500, अब उसका दिमाग खराब हो गया 250। अब नंबर क्या आएगा वो पूछ लेता है, बताओ क्या आएगा। अब आपको पता है कि नंबर देखो डिक्रीज हुए, नंबर क्या हुए, डिक्रीज हुए। तो देखो आपको पता है ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। जब इसको 250 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 125। अब आप मुझे बताओ आइडिया मिल रहा है कि नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब आपको पता चल रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आपने क्वेश्चन को पहचानना कैसे है, उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करें। बोल तो नहीं हो रहे, समझ में आ रही है ना। अब देखो इसके बाद एक बात और कर लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखो अगर हमें वो ये पूछ लेता है कि सर बता दो, ऐसे लिखा होता है 1 के बाद लिखा था 4 9 16 25। जिन बच्चों को आता है, जिन्हें पढ़ा वो नहीं बताएंगे। ऑप्शन में लिखा होता है उसमें 30, ऑप्शन बी में लिखा होता है
36, ऑप्शन 3 में लिखा होता है 39, ऑप्शन 4 में लिखा होता है सी के बाद डी लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा होता है 40। तो आपको पूछा गया बताओ क्या ऑप्शन होगा, आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप देखो आप क्या बोलोगे, नहीं आपने निकालना नहीं है, आपने सोचना है, अभी सोचना है, निकालना किसी ने भी नहीं है। आप क्या एडिशन करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे। देखो आपके माइंड में ये बात तो कंफर्म है सर नहीं मल्टीप्लाई का तो हो नहीं सकता सर, एडिशन का हो सकता है, एडिशन का हो सकता है। चलो ठीक है मैंने मान लिया आपने बोला एडिशन का, मैं एडिशन पे ही आ जाता हूँ। देखो कितना +3, यहाँ पे कितना +5, यहाँ पे कितना प्लस कितना हो गया 6, नहीं इससे अगर होगा कितना होगा 7, यहाँ पे कितना होगा +9, तो यहाँ पे कितना होगा +11, तो कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। लेकिन ये वाला अप्रोच आज के बाद आप नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि नंबरों को पहचानने वाले हैं। याद करो जब वो आप 7th 8th में होते थे ना, मैडम पढ़ाती थी मैथ्स है ना, 7th 8th में ऐसे कहती थी बेटा स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर याद कर लो 10 तक। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आप मुझे बताओ अगर आपको स्क्वायर नंबर थे तो क्या आपको ऐड करने की जरूरत थी, नहीं, आपने सीधा देखते समय बोल देना था कि क्या आने वाला है 36 आने वाला है। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह से क्वेश्चन निकलेंगे। अब मेरे से नंबर सीरीज की किसने क्लास पढ़ी है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, 1 मिनट के आ जाओ, अरे आ जाओ टेंशन क्यों रहे हो, आ जाओ, बहुत बढ़िया। कैमरे में आप भी तो आने चाहिए, लगना भी तो चाहिए। आप मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, बच्चों को समझा के बताओ कि कैसे ये क्वेश्चन बना, जल्दी करो सर, जल्दी करो। अरे नहीं हंसना नहीं, हाँ चलो करके बताओ, जल्दी करो। अरे कल तुमने भी तो टीचर बनना है, बच्चों को लगना चाहिए, जो हमें कैमरे में देख रहे हैं उनको भी लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ पढ़ाया जा रहा है, उनको भी तो लगना चाहिए। करके बताओ, जल्दी करके बताओ। इसमें जो है प्राइम नंबर लगेंगे, जैसे मतलब आप पहले सॉल्व करो फिर समझाओ, पहले इनको पहले सॉल्व करो। जैसे 8 से जो है 15 तक मतलब कितने बढ़ रहे हैं 7 प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। जैसे इसमें मतलब 15 से 20 मतलब 15 से 26 तक मतलब कितने बढ़ रहे हैं, मतलब ये प्राइम नंबर जो है ना, जैसे 8 नंबर होता है ना 3 5। अब आप पूछो क्वेश्चन प्राइम नंबर क्या होता है, पूछो। अच्छा हो गया प्राइम नंबर बता दो सर, प्राइम नंबर होते हैं मतलब देखो बताई गई है प्राइम नंबर, बहुत बढ़िया टीचर है ये। क्या होता है प्राइम नंबर 3 5 7, वहां लिख दो बच्चों लिख दो क्या होते हैं प्राइम नंबर 5 7 37 30। अच्छा 11 छोड़ दिया ना आपने, 11 आराम से कोई 5 7 तब जो भी तो है बेटा। सर चलो तुम आ जाओ देखो मजा आने वाला है, ये एक मजा आने वाला है, देखने वालों को तो पता भी चलना चाहिए। जल्दी बता दो थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा चलो देखो दोनों बातें उसने बोला ना कि प्राइम नंबर आने वाला, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, मैं ये भी बताने वाला हूँ। जल्दी करो जाओ। ये पहले इसमें हम चेक करना डिफरेंस चेक करना, पहले क्या चेक करना है डिफरेंस, तो करो चेक डिफरेंस। इसका आना है 7 का 8 है, 7 प्लस करेंगे तो 15 आएगा हमारे। आप थोड़ी ना ऐसे करिए ऐसे, यस आप करके बाकी बच्चों को भी देखिए। उसके बाद 15 में हम 11 प्लस करेंगे तो 26 आएगा। करो प्लस, आपने आपको कलर दे दिया आज। तो उसके बाद हम इसमें देख रहे, उसके बाद ये 13 प्लस होगा जी, तो इसमें हम 13 करेंगे, तो अगर इसमें 13 प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 39 जी 39 ओके। तो इधर ये आएगा 39। और उसके बाद हम इसमें अरे देखो इस 13 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 13 के बाद जी 17। हाँ तो 13 और 17 56 है, बताओ। बिल्कुल है जी बिल्कुल है। इसके बाद हम इसमें 17 प्लस करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद हम 19 प्लस करेंगे तो ये आएगा। जाकर के लिए एक बार सारी क्लैपिंग करेंगे, बहुत अच्छा। देखो भाई देखो बहुत अच्छा देखो ये हाँ मैं करवाने वाला हूँ। देखो मैं आपको जावेद के सामने क्यों लेके आया पता आपको, जावेद क्लासेस ली थी पहले, पूछ लो जावेद से ली थी याद क्या ये हमारे द्वारा पढ़ाया गया ऐसे क्वेश्चन के लिए
आज भी जावेद को पता है, जावेद कभी भी ये निकालेगा। देखो रिवाइज किया था जावेद ने, नहीं किया। जावेद ने जब क्लास शुरू में ली थी तब सीखा था ना ये चीजें। तो आज हमने 1.5 महीने के बाद ये हमें क्वेश्चन दिखा, तो निकला कि नहीं निकला? तैयारी कब की है? 1.5 महीना पहले की। लेकिन आज भी क्या हमें दोबारा करने की जरूरत है? ऐसा तो नहीं है जाएगा बोलेगा सर थोड़ा रट्टा मार लेते हैं क्वेश्चन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं आपको ये डेमो दिखाना चाहता था। अब देखता मैं आपको इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल बता देता हूँ, आप भी समझ जाओगे। जैसे जावेद ने निकाला ना, ऐसे आप निकाल देते हैं। हमारा राइट ऑप्शन क्या है? बोला जावेद जी ने बोला 39 है। देखना बात को गौर से समझना। अब देखो क्वेश्चन को चेक करेंगे भी हम लोग और क्वेश्चन की पूरी अप्रोच को भी देखेंगे। राइट अप्रोच क्या है इसकी? देखो मैंने कहा कि जब नंबर पास पास के होंगे तो डिफरेंस निकालेंगे। देखो आपको पता है 8 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे सर 7 का डिफरेंस है। अब देखो मैंने कहा ये 26 है तो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। अब आप देखो जावेद को कैसे पता चल गया ये प्राइम नंबर है? क्योंकि जावेद ने तो सीखा है प्राइम नंबर क्या है, आप भी सीखने वाले हो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, मैं जरा बता भी देता हूँ, इसके बाद आपको भी सीख जाओगे, सबको पता भी है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे देखो मेरे पास 2 है तो 2 के कितने फैक्टर है? 1 into 2 और 2 ones the 2। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। अब 4 है, अब बोलोगे सर 4 तो नहीं है। 4 1 the 4, 2 2 the 4 और 1 4 the 4। यानी कि जिनके 2 से ज्यादा नंबर हो, जो 2 से ज्यादा सॉरी फैक्टर्स होंगे वो कौन से नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे वो कौन से नंबर होंगे? प्राइम नंबर। और आपसे मैं पूछूंगा कि ये 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टर एक ही है, ओनली 1 है। तो 1 अगर प्राइम नंबर नहीं तो फिर क्या होगा? 1 नेचुरल नंबर है। 1 क्या है? नेचुरल नंबर है। अब आपसे क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 1 या 2? आप बोलोगे सर 2। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? कंपोजिट भाई। अरे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, कब बोल रहे हो? 4 है। क्या है? 4 है। 2 बातें हमेशा याद रख लेना। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4 है। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 2 है। सब ठीक है, आप जल्दी करो प्राइम नंबर की कहानी बता दो। देखो अब आपको पता चल गया प्राइम नंबर क्या होते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा? नहीं सर। 5 होगा? सर बिल्कुल होगा। 6 होगा? 3 to the 6। 7 होगा? बिल्कुल होगा। 7 के बाद 11 होगा? नहीं। 7 के बाद 8 भी नहीं होगा। 9 होगा? नहीं होगा। 3 3 to 9, 10, 5 to the 10 नहीं है, नहीं है सारे। 11 देखो 5 to the 11 तो नहीं होते, 5 to the 10 नहीं होते, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा सॉरी। उसके बाद 12 होगा? नहीं होगा। कंपोजिट नंबर है 6 to the 12, 13 नहीं है। तो देखो जैसे उसके बाद 13 के बाद सीधा 17 आता है। जैसे देखो 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 आपके माइंड में ये कैसे चीजें क्लियर होगी तो पेश होगा। जैसे जावेद साहब ने यहाँ पे 7 देखा और 7 के बाद एकदम से जावेद साहब ने क्या देखा? 11 देखा। तो जावेद साहब के दिमाग में ये एकदम स्ट्राइक कर गया, भाई आने वाला है 13। आने वाला क्या है? 13। तो देखो 11 में जब हम लोग प्लस करेंगे क्या? 13। तो 11 और सॉरी इधर है। तो 26 में जब हम लोग प्लस करेंगे 13 तो यहाँ पे क्या आएगा? 39। क्या आएगा? 39। अभी हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि 39 राइट ऑप्शन है या नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे 4 थे। क्या क्या ऑप्शन थे? तरह एक बार ऑप्शन फिर से मैं लिख लेता हूँ। क्या क्या ऑप्शन तरह लिखे हुए किसी ने? ये आ गया। देखो ऑप्शन बी में 41 भी था, ऑप्शन सी में 35 भी था और ऑप्शन डी में हमारे पास क्या था? 43 भी था। हो सकता है इनमें से भी कोई ऑप्शन आ जाए, हो सकता है ना। अब हम लोग सेटिस्फाइड तो नहीं बोल सकते कि ये 39 आने वाला है। अब अगर ये प्राइम नंबर वाली सीरीज है तो 13 के बाद आने वाला प्राइम नंबर कौन सा? आप बोलोगे सर 17 है। अगर इस नंबर में ये जो 39 आया है इसमें अगर हम लोग 17 ऐड कर लें तो अगर ये वाला नंबर आ जाता तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो देखो 39 में प्लस करेंगे 17 तो देखो छोटा बच्चा भी बोलेगा सर 56 ही होते हैं ना। क्या होते हैं? 56 होते हैं। तो देखो आने वाला नंबर 56 है कि नहीं है? अब आपको मैं पूछूंगी 17 के बाद का आने वाला प्राइम नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर वो तो 19 है, वो 19 है। तो 56 में क्या मैं 19 को चेक करूं, देखेंगे ये 75 आता है तो देखो ये बिल्कुल 75 आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि ये सीरीज प्राइम नंबर की थी, लेकिन सीरीज प्राइम नंबर निकालने से पहले हमें किसका आइडिया होना चाहिए था? प्राइम नंबर का। तो इस सीरीज में बेसिक कौन है? प्राइम नंबर। बेसिक कौन है? प्राइम नंबर। तो जिन बच्चों ने इसको निकाला तो उन्होंने क्या पहचान लिया? प्राइम नंबर। अब आपको भी पहचान लो कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखो ये होता है क्वेश्चन, ये होते हैं कांसेप्ट। ये बात समझ में आ गई आप सबको? मजा आया कि नहीं आया? सच बताओ। आ रहा है ना मजा? इससे भी बढ़िया हम लोग मजा करने वाले हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन उठाते हैं, एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन उठाते हैं। बस 1 बजे तक क्लास करेंगे, ड्रॉप कर देंगे क्योंकि फ्राइडे भी है। 1 बजे तक क्लास करेंगे, 1 बजे तक करेंगे। आज का ना एक और कंसेप्ट कर लेते हैं जो बहुत मजा आने वाला है। मैं एक इजी सा क्वेश्चन उठा लेता हूँ।
आप सच बताओ समझ में आया कि नहीं Yes, आया? sir. अरे ना गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा नहीं करना जी। मिल गया क्वेश्चन, मिल गया जी क्वेश्चन मिल गया। क्या नहीं ये नहीं उठाने वाले, इस सीरीज वाली बात खत्म कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन ही अलग उठाने वाले हैं। अब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन उठाने वाले हैं। देखना आज के बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, चलो हम क्वेश्चन खुद डाल लेते हैं। देखो जब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को टारगेट करेंगे ना, हम 2 दिन बेसिक क्लासेस करेंगे, पूरी रीजनिंग को समझेंगे, ठीक है। जैसे देखो मैंने क्या क्या समझा दिया, वेन डायग्राम को समझा दिया कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके माइंड में भी लग जाएगा जब वेन डायग्राम पढ़ेंगे होने वाला क्या है। अब मैंने नंबर सीरीज वाला भी थोड़ा आइडिया दे दिया, आप जब पढ़ेंगे आपको लग जाएगा कि करने वाले क्या है। ऐसे ही अब मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस का थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन करता क्या है, क्वेश्चन कहता है जनाब प्लस का मतलब होता है माइनस करना, फिर वो कहता है जनाब माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये क्वेश्चन कहता, हम नहीं कह रहे। उसके बाद कहता है कि मल्टीप्लाई का मतलब मान लो डिवाइड करना है, और डिवाइड का मतलब मान लो प्लस करना मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ने कह दिया, हमें उसने कहा 128 लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे ओनली क्वेश्चन लिख रहे हैं 128, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं, और प्लस 6 माइनस 3, तो बताएगा कि बताओ क्या आने वाला है, बताएगा क्या आने वाला है। देखो ये इस तरह की उसने क्या दी होती है, एक एक्सप्रेशन दी होती है, इस तरह की उसने एक्सप्रेशन दी होती है, और उसने कहा होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में कि जो मैं कह रहा हूं वो मेरी बात सुनो। उसने क्या कहा, उसने कहा ध्यान देना, जहां आपको प्लस दिखेगा वहां पे आपने क्या लिख देना है माइनस, जहां आपको एक मिनट ध्यान देना माइनस लिखेंगे वहां पे, जहां माइनस दिखेगा वहां पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, जहां पे मल्टीप्लाई दिखेगा वहां पे क्या लिखेंगे डिवाइड, और जहां पे डिवाइड दिखेगा वहां पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। हमारे माइंड में ये थॉट क्लियर होना चाहिए। अब देखो 128 मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई दिखा तो हम लोग कूद पड़े, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, तो हम क्या लिखेंगे डिवाइड 2। अब डिवाइड के बाद देखो 2, अब यहाँ पे क्या आया डिवाइड, तो जैसे डिवाइड आएगा हम कूद पड़ेंगे किसके ऊपर प्लस के ऊपर, तो क्या लिखेंगे प्लस 4। अब जहाँ प्लस दिखेगा वहां पे क्या करेंगे सर माइनस करेंगे 6, जहां माइनस दिखेगा वहां पे क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो देखो ये बन गया क्वेश्चन, ये क्या बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ से अगला केस क्या होता है कि आपको ना एक वो बचपन में जो मैडम पढ़ाती थी कि बोर्ड मास पढ़ लो, तो सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये माइंड में थॉट होना चाहिए। सबसे पहले डिवाइड होगा, सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, तो 128 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 64, तो इनकी डिवाइड करने से क्या आएगा 64। अब देखो 64 पूरा एज इट इज रखो, +4 -6 × 3 इक्वल टू ये। अब देखो हमारी डिवाइड हो गई है ना, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई ढूंढेंगे, क्या है मल्टीप्लाई बिल्कुल है, तो आएगा 64 + 4 -6 3 दा 18, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 18। अब देखो अगले केस में क्या करेंगे एडिशन, कर लो एडिशन, 64 में 4 ऐड करेंगे और -8 करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा हमारा प्यारा ऑप्शन 50। देखो समझे कि नहीं समझे, पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके ऊपर बेस है, और ये आपने निकाल ही दिया, सोचो ये आप सीख ही गए हो, ये अब समझे कि नहीं समझे। अब आपको इसमें कोई दिक्कत ऐसी है, रीजनिंग ऐसी है, प्यार भरी है ना, ऐसी रीजनिंग है। थके होंगे आज, बस करेंगे क्लास और करें। आपका कोई डाउट, किसी का क्वेश्चन डालिए क्या क्वेश्चन नहीं, अभी मैं 2 दिन पूरी रीजनिंग की डिस्कशन करूंगा। आज जो मैंने ये क्वेश्चन कराए ना, इसके बाद देखो आज कितने कंसेप्ट आपने सीख लिए कि नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, वेन डायग्राम को कैसे पहचाना जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि शिलोह के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, सम प्लॉट्स और ट्रीज। जाते जाते एक बार उसकी एक और थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर एक बच जाएगा, फिर हम लोग क्लास में आप करेंगे। देखो आपको जाते जाते मैं एक आखिरी यहाँ पे एक बात करवा देता हूँ। आज मैंने कितनी बातें कर ली आपसे, देखो आज मैंने रीजनिंग की 3 बातें की आपसे, एक नंबर सीरीज वाली जो हमेशा आती है, एक वेन डायग्राम्स की कि ये क्या होता है, और एक हमने कौन सी बात कर ली है जरा बताओ बताओ अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बात कर ली ना हमने, और किसकी बात की है हमने, एक हम लोग छोटी सी बात कर लेते हैं सिलोह की, फिर उसके बाद आज की क्लास हम लोग एंड करेंगे। एक्चुअल में कुछ लोग इसको सिलोग को या सिलोजिज्म को कैसे करते हैं, मैं आपको जरा सी बात बता देता हूँ, सिंपल बात समझना। देखो हम लिखते हैं सम बुक्स और पेंसिल, ये मेरी स्टेटमेंट है, ये मैं कह रहा हूँ। अब आप मत बोलना सर कुछ किताबें पेंसिल कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती, अरे नहीं, ये हम लोग बोल रहे हैं। अब सारे समझना, कुछ किताबें पेंसिल हैं,
मैंने कहा सारी पेंसिल जो है वो अरेजर्स है, ठीक है। दो की बात कर लेते हैं, ये पहली स्टेटमेंट बोलती है, उसने दूसरी स्टेटमेंट बोलती। अब इस स्टेटमेंट का वो क्या ले आया, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब किसको कहते हैं कि वो कहना चाहता है कि भाई मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, और फिर आपने क्या करना कि उस कंक्लूजन को देख के स्टेटमेंट को क्या करना है, आपने जस्टिफाई करना है, यानी कि स्टेटमेंट को क्या करना है, आपने देखना है कि इसकी कहने वाली बातें सही है या गलत है। इसने कहा सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, एक बात ये बोल गया वो, और दूसरी बात ये कह रहा है ऑल बुक्स आर पेंसिल, ये उसने कहा। अब हम बात करेंगे, ऑप्शन ऐसे कहता है कि भाई साहब बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, कि दोनों से ही बोल रहा है वो। ऑप्शन में कहेगा कि ओनली 1, क्या पहला सही है, तीसरे में बोलेगा ओनली सेकंड, क्या दूसरी बात सही बोलेगी, और लास्ट में कहता है नाइदर 1 नॉर सेकंड, कि ना तो पहली सही है ना तो दूसरी सही है। जैसे ये क्वेश्चन दिखेगा तो आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या, अब आप जरा लिखने को छोड़ो, लिखने की उम्र पड़ी है, आराम से लिखेंगे, आज लिख के कुछ नहीं करना। जैसे ये क्वेश्चन दिखेगा आपने ना एक काम करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दो बातें समझा देता हूँ, एक सम के बारे में बता देता हूँ और एक ऑल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पहले सम और ऑल के बारे में। सम का मतलब होता है कुछ हिस्सा, सम का मतलब क्या होता है, कुछ हिस्सा। जैसे आपने आप पे मान लेते हैं ये पार्ट ए है, जावेद जी आप भी समझ रहा, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, ये पार्ट ए अपने आप में पूरा होगा, है ना, और ये पार्ट बी जो है ये भी अपने आप में क्या होगा, पूरा होगा। अब इनकी आपस में होगी दोस्ती, वो कहता है कि आधा हिस्सा तू मेरा रख ले, ओ जमींदारी वाली बात, कभी कभार जगह बदला देते हैं हम, आपको कहते हैं आप हमारा हिस्सा रख लो थोड़ा सा और अपना थोड़ा सा हमें दे दो, ऐसा तो है नहीं हम उसको बोलते कि पूरा हिस्सा तुम मेरा रख लो अपना पूरा हिस्सा मुझे दे दो, नहीं, जहाँ कहीं हमारी जगह उसके साथ में मिलती है ना हमारी जरूरत के लिए, तो हम उसको कहते हैं भाई साहब थोड़ा तुम रख लो इधर से और उधर से तुम हमें दे दो। तो सम का मतलब हुआ कि जैसे ये उसका पूरा हिस्सा है, ये भाई साहब का पूरा हिस्सा है, कुछ हिस्सा। देखो जब कुछ की बात करेंगे तो फिर आपने सर्कल ऐसे ओवरलैप करना है, देखना ये देखो सम। अब देखो ये लाइन जो आ रही है ये ए वाले की आ रही है, दिख रही है आपको, और ये वाली जो लाइन आ रही है किसकी आ रही है, बी वाले की। तो ये देखो कुछ हिस्सा ओवरलैप कर गया दोनों का, ये समझे, ये वाला ओवरलैपिंग समझिए। तो ये वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, दोनों का होगा, किसका होगा, दोनों का होगा, ए वाले का भी वो हिस्सा है और बी वाले का भी वो हिस्सा है, तो इसको कहते हैं सम। इसको क्या कहते हैं, सम। आप सब समझे कि नहीं समझे, समझ आ गया ना सम का। अब ऑल की बात क्या होती है, जैसे ये ए है और ये क्या है, बी है। ए साहब ने कहा भाई साहब हम तो कमजोर इंसान हैं, हमसे तो ये जगह संभालने होती नहीं, हम तो चले कनाडा में एंजॉय वगैरह करने, तो भाई को बोलते भाई साहब तुम सारी रख लो, तुम सारी रख लो, ऐसे बोल के जाते हैं ना कि मेरी प्रॉपर्टी सारी तुम्हारी। ए जी तो चले गए, बी जी ने कहा ठीक है हम लोग रख लेंगे, तो ए जी ने क्या कहा, ये मेरा हिस्सा है, और बी जी ने कहा कि ये हिस्सा तो अब हमारे पास आया, तो उसने कहा ए का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा किसके पास चला गया, बी के पास चला गया, यानी कि जो बी है इसी के पास किसका हिस्सा है, बी का। तो देखो ए वाला अब बी के अंडर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। जैसे कल तुम सब इंस्पेक्टर बनोगे ना तो डीएसपी कहेगा हमारी फौज के लोग, तो आपके ऊपर कौन आएगा, डीएसपी आएगा, डीवाईएसपी आएगा। तो इस बात को आप समझे कि हमारे पास सम और ऑल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जब फिगर बनाएंगे सम और ऑल आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखो आप बोलोगे सर अब करो क्वेश्चन की बात, जल्दी करो। देखो उसने कहा कुछ बुक्स, तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे बुक्स, लो जी बुक्स होगी, ओके, ये गोला मार दिया बुक का। कुछ बुक पेंसिल है, कुछ सम होगा तो फिर हमें ये ऐसा करना पड़ेगा, तो इधर क्या होगी, पेंसिल। तो ये वाला दोनों का है, बुक का भी है और पेंसिल का भी है, समझे कि नहीं समझे। उसने कहा ऑल पेंसिल आर इरेजर, देखो पेंसिल पहले से है यहाँ पे लेकिन इरेजर नहीं आया। उसने कहा सारी पेंसिल, तो देखो सारी की बात करेगा भी था ना, पूरा अंदर कर लो इसको, ये गोला मार दो, तो ये सारी पेंसिल क्या है, इरेजर से। आप समझे कि नहीं समझे, ये फिगर बना समझ गए आप, बस यही आपके माइंड में बनानी है आपने फिगर। अब आपने कंक्लूजन के ऊपर आना है, कंक्लूजन में कुछ नहीं करना, आपने देखना सही बोला कि नहीं गलत बोला। देखो कुछ पेंसिल अरेजर है, देखो कुछ पेंसिल अरेजर है, कुछ पेंसिल, वो कुछ पूछ रहा है लेकिन कुछ नहीं है, सारी है, कुछ है क्या, देखो सारी पेंसिल अरेजर है ना, तो इसने क्या कहा, कुछ पेंसिल अरेजर है, सही बोला कि गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। चलो भाई हट जाओ।
अब सारी किताबें पेंसिल हैं, देखो ये है बुक्स और ये है पेंसिल, क्या सारी किताबें पेंसिल हैं? ये नहीं है। तो ये भी चल हट गया, तो ऑप्शन क्या आएगा? नाइदर वन नॉर। अब आप समझे सिलो, समझे नहीं समझे? Yes. ये मजे वाला कंसेप्ट है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाकी कल करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, आप कर दो इसको, है ना?